अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवशा महमूद। नाजरीन, पाकिस्तान की दिफाई निज़ाम में एक और इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 450 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच था। अब्दाली मिसाइल जदीद सिस्टम से लेस है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और अक़वाम और इंजीनियर्स को मुबारकबाद भी दी गई। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ ने इस हवाले से खबरदार किया कि भारत ने अगर पानी रोकने की कोई कोशिश की या स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की तो उसे तबाह कर देंगे। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत होगी। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि हालात के मुताबिक हम सुकून से नहीं बैठने वाले। भारत को 2019 में भी 12 दिन के बाद रद्द-ए-अमल दिया था। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 4 वोट बनाने के लिए ड्रामा रचाया है ताकि अवाम की राय को अपने हक में हासिल किया जा सके। दोस्त ममालिक की जानिब से भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का सिलसिला जारी है। चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का खुलकर ऐलान किया है। चीनी सदर के साबिक मुआवन जो हैं डॉक्टर विक्टर गाओ कहते हैं कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत की दिफा के लिए हर सतह पर हम पुरज़्म हैं। किसी भी जारहियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और खैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए बोले कि पाकिस्तान ने बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूनानी वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और एक तरफा गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। कहा कि भारत की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम और एक तरफा इक़दामात से इलाकाई अमन और सलामती को बुरी तरह खतरा है। पाकिस्तान भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और एक तरफा गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान भारत की जानिब से इस इम्ताज़ मुआहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने की भरपूर मज़म्मत करता है। ऐसा करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। टेलीफोनिक राब्ते में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की तरफ से इलाकाई अमन और सलामती के लिए अज़म का इयादा भी किया और कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है और करेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिफाई सिस्टम में जो इजाफा हुआ है इससे क्या मैसेज आएगा दुश्मन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये एक मिसाइल का तजुर्बा जो है ये दुश्मन पे धाक बिठाने के लिए किया गया था, जाहिर है। और अल्लाह ताला के अहकामात भी बड़े वाज़ेह हैं सूरह तौबा, सूरह मोहम्मद, सूरह अनफाल के अंदर। और अपने घोड़ों को जो है वो हुक्म दिया गया है, घोड़ों को आप मैदान में रखें और हौसला रखें, हिम्मत रखें। तो ये न सिर्फ दुश्मन पे एक जबरदस्त किस्म की धाक जो है वो बैठी है, और आप इसके बरक्स देख लें कि पाकिस्तान फौज जो है वो आए दिन तजुर्बात कर रही है, आए दिन जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही है। लेकिन उसके मुतबादल भारत जो इस टाइम पे कह तो ये रहा है कि हम जंग करने के लिए तैयार हैं, उनकी कोई आपको क्या कोई जंगी तैयारी नजर आ रही है? और अगर नहीं नजर आ रही तो फिर आप समझ लें कि भारत जो है वो इस टाइम पे खाइफ है। और भारत जो है उसको मैं पता अंदाजा है इस बात का कि पाकिस्तान के साथ इस टाइम पे वो लड़ने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान की जो दिफाई कैपेबिलिटीज हैं, ये बात दुरुस्त है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा असले का खरीदार है। लेकिन कुछ अरसे से जो है, जो पिछले 2-3 साल से भारत की फौज को ये बताया जा रहा है कि जब से आप न्यूक्लियर बन गए हैं, अब आपको जो नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो आप बेशक ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से भारत जो है आप देख लें, उनके अग्नि मिसाइल का तजुर्बा हुआ, उनके पृथ्वी मिसाइल का तजुर्बा हुआ, और इसी तरह ब्रह्मोस का हुआ। आपने देखा कि वो गलती से ये उनकी मतलब आप इससे नॉन प्रोफेशनलिज्म का चंद एक बातें हैं, अंदाजा लगाएं कि वो ब्रह्मोस मिसाइल जो था वो उनकी गलती से जो है वो वहां से फायर हो गया और वो पाकिस्तान में गिरा, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने उसकी सारी टेक्नोलॉजी जो थी वो हासिल कर ली, क्योंकि वो फट ही नहीं सका। तो ये एक इतना बड़ा मतलब भारत के लिए एक थप्पड़ ही कहूंगा मैं, और इसके अलावा क्या कह सकता हूँ। दूसरी जानिब आप देखें कि बड़ी जबरदस्त किस्म की कि पाकिस्तान के जो उनके पृथ्वी और अग्नि हैं, उनके हमने फायर जो एक्सपेरिमेंट थे वो देखे, और उसके अंदर अक्सर जो थे वो उनके वहीं या तो अपने ही लोगों पे गिर पड़े
या अपने हदफ पे पहुंचे ही नहीं और पता नहीं कहाँ समुद्र में या किस जगह जाके गिर पड़े। जी। ये वो तमाम बातें हैं जो भारत की जो इस टाइम पे दिफाई कमजोरियां हैं उनको साबित करती हैं। सही। तीसरी जानिब जो है वो भारतीय फौज जो है वो इस टाइम पे तैयार नहीं है लड़ाई के लिए, और इसलिए नहीं कि वो लड़ना चाहते नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका एक सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो भारत का यह है कि इस टाइम पे भारत की जो फौज है वो काउंटर इंसर्जेंसी और अर्बन वॉरफेयर जो है उसके लिए उसको तैयार किया गया है, जो कि लाइट वेपन्स के साथ चल रहे हैं। जबकि इस टाइम पे सूरत हाल तो यहाँ तो पाकिस्तान के साथ खुदा न खास्ता जंग होती है तो फिर तो पाकिस्तान के पास तो एक प्रोफेशनल आर्मी है, वॉर हार्डन्ड आर्मी है, और साथ ही साथ जो है वो आपको मालूम है कि हम तो पिछले 30 साल से हालत जंग में हैं, तो हमें तो मालूम है। फिर ये दिफाई सपोर्ट के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट होती है जो इस टाइम पे भारत को हासिल नहीं है। और पाकिस्तान के ये जो अग्नि मिसाइल जो हमने अब्दाली मिसाइल का तजुर्बा किया, 450 किलोमीटर की ये जो दूरी तक जो है वो जा सकता है, और ये जो दुश्मन की जो बुनियादी तौर पर जो पेशरफ्त है, अगर वो कहीं से पेशरफ्त करता है तो पाकिस्तान जो है वो उनको वहीं उनकी फौज को रोक सकता है और बड़ा करारा जवाब दे सकता है। साथ ही हमारा जो नसर मिसाइल सिस्टम है, अबाबील मिसाइल सिस्टम है, हमारी जो नसर के बाद तो भारत की जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी उसका तो जनाजा निकल गया, और अब जो सूरत हाल है, हमारे तैमूर मिसाइल है, हमारे पास एक सीरीज, एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल सिस्टम है, गौरी है, शाहीन है, और शाहीन जो है वो इस टाइम पे 4000 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान तो इंटरकॉन्टिनेंटल ICBMs की तरफ जो है वो बात कर रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने जो है वो पाबंदी लगा दी थी 5 कंपनियों पे, और हमारे शाहीन सिस्टम के ऊपर, शाहीन 3 के ऊपर बाइडन इंतजामिया में। तो फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, और भारत को ये चीज जो है वो समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो उससे फार सुपीरियर है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मिनिएचर यानी कि बहुत ही छोटी जो हैसियत में बम बनाने की सलाहियत रखता है, जिसको दूसरे लफ्जों में ब्रीफ केस बॉम्ब कहते हैं, कि हम ब्रीफ केस में भी इतने छोटे बम हैं कि हम ब्रीफ केस में बना सकते हैं, और इतने छोटे बम हमारे पास मौजूद हैं जो कि एक आर्टिलरी गन यानी कि तोप खाने के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे जो है वो नुकसान सिर्फ दुश्मन की जो मुतल्लिका फौजी रेजिमेंट है या उनकी कोई ब्रिगेड या डिवीजन लगी है उसको नुकसान होगा। तो ये भारत के पास फिलहाल ये मिनिएचर टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत ही एक आध मुल्क के अलावा, पाकिस्तान के अलावा दुनिया में बहुत ही एक आध मुल्क है जिसके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं, और खास तौर पर अब जब अब्दाली मिसाइल का भी एक इजाफा हो चुका है तो दुश्मन को यकीनन समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है। साथ ही अब्दुल्ला साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर खुद पहुंच रहे हैं, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम तर जो सूरत हाल है उसका विजिट कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, उनकी एक्टिविटी से दुश्मन पर क्या तासुर पैदा होगा? दुश्मन आप नहीं समझते कि इस वक्त घबराहट का शिकार हो सकता है? कि जो इस टाइम पे हमारे जो सिपहसालार हैं, एक तो पहली बात यह है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज हैं कुरान के, और फिर बात यह है कि बड़े एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं। आपने देखा कि वो अपनी फौज के शाना बशाना अपने सिपाहियों के साथ अगले मोर्चों पे खड़े हैं, दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए बात हो रही है, और हमने 30 साल के बाद एक जो मुदाफियत वाली पॉलिसी है वो अपनाई है, यानी कि अफेंस पॉलिसी जो है वो रख रही है बजाय इसके कि डिफेंस पॉलिसी के ऊपर हम। तो अब दुनिया को भी ये अंदाजा हो रहा है कि ये डिफेंस पॉलिसी जो है पाकिस्तान की डिफेंसिव डिफेंस से अफेंसिव डिफेंस पे ये चले गए हैं, और दुनिया को ये पैगाम देना जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है, बड़ा कदावर मुल्क है, लेकिन हमारी हुकूमत को भी कुछ काम करने चाहिए। देखिए, जो हुकूमत के काम करने वाले हैं, वजीर आजम हैं या उनकी काबीना के मेंबरान हैं, मुस्लिम लीग नून के जो इस टाइम पे लीडर्स हैं, वो तो नवाज शरीफ साहब हैं।
تو نواز شریف صاحب کی جانب سے بھارت مخالف یا اس سارے واقعے کے اوپر کوئی بیان نہ آنا یقیناً میرے خیال میں ایک لمحہ تشویش ہے، اور اسی طریقے سے آئے دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل سے مختلف موضوعات کے اوپر اپنے ٹویٹر پہ پیغام دیتی ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے اس پہ ان کا جو اس مضبوط انداز میں پیغام نہ آنا، گو کہ ان کی جو اس ٹائم پہ کابینہ ہے، جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، اور اسی طریقے سے مرکز کے اندر جہاں سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی ہے، اس میں بڑا مضبوط میرے خیال میں پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ اس ٹائم پہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں ان سے بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ مضبوط جو ہے وہ ایک موقف لیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمیں جو قوم کو موبلائز کرنے کے لیے اس ٹائم پہ کیا ہماری حکومت کے لوگ باہر نکل رہے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں، یا صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے جمع تفریح کر رہے ہیں، یہ بات میرے خیال میں ضروری ہے۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد جس طریقے سے اگر یہی جب واقعہ بھارت میں ہوتا تو انہوں نے تو ابھی تک اس بات کا پیچھا ہی نہیں چھوڑنا تھا، جبکہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ہم نے جو موقف ہمیں ہمیشہ جب سفارتی سطح کے اوپر ہم کمزوری دکھاتے ہیں، ہم ہمیشہ جب میدان جنگ میں اللہ کا شکر ہے مضبوط انداز میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کا دشمن کو اچھی طریقے سے اس بات کا ادراک ہے، لیکن سفارتی سطح کے اوپر ابھی دیکھیں جے ڈی وینس نے جس طریقے سے امریکن وائس پریزیڈنٹ نے پاکستان حوالے سے بڑا ایک خطرناک اور بڑا ایک میرے خیال میں اہم بیان دیا ہے، اس کے اوپر جس طریقے سے دفتر خارجہ کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے ہر فورم پہ اس کو مضبوط انداز میں احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ بھائی بھارت کو تو آپ دے رہے ہیں جواب، میں مان رہا ہوں، لیکن جب امریکہ کی باری آتی ہے تو دفتر خارجہ جو ہے وہ برون جو ہے وہ پالیسی کیوں اپنا لیتا ہے؟ تو یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے، فوج کا کام جو سرحدوں کا ہے، اور وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور پوری قوم کو اس پہ فخر ہے، لیکن اس ٹائم پہ جو میرے خیال میں سفارتی محاذ کے اوپر اور جو سیاسی محاذ ہے اس کے اوپر حکومت کو فوری طور پر اپنی کوتاہیوں کو جو ہے اور کمزوریوں کو جو ہے ختم کرنا چاہیے، اور قوم کی امنگوں کے مطابق۔ سفارتی محاذ کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے، اگر وزارت خارجہ کی بات کی جائے یا وزیر اعظم کی خود بات کی جائے، تو وہ مسلسل ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے رابطے میں ہے، تو اس حوالے سے جب دوست ممالک سے رابطے ہم کر رہے ہیں تو دوست ممالک ہمیں بھرپور حمایت کا بھی یقین دلا رہے ہیں، تو یہ کیا میسج آئے گا بھارت کو کہ اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا تو کس طرح کا جواب ملے گا؟ دیکھیں اس ٹائم پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دوست ہوں یا دشمن ممالک ہوں، پاکستان کو اس ٹائم پہ بھرپور سفارتکاری کرنی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کو تو پاکستان میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اب وہ تو ان کو تو مستقل جو ہے 15-20 ملک جو ہے وہ پھر لینے چاہیے۔ پاکستان کے پاس اس ٹائم پہ سیکیورٹی کونسل کی قیادت موجود ہے 2 سال کے لیے، پاکستان کو اس کے اوپر مضبوط کیس جو ہے بلڈ کرنا چاہیے، پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دروازہ ابھی تک کھٹکھٹا لینا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے کلبھوشن یادو کو جو ہے ایک دفعہ ایک آدمی 9 سال سے اس کے اوپر اس کو پھانسی لگائیں، فارغ کریں اس فتنے کو، ایک دہشت گرد کو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تاکہ دنیا کو پیغام ملے کہ ہم جو ہے وہ کلبھوشن جیسے جو دہشت گرد ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے کسی صورت بھی۔ تو یہ کم از کم کچھ ہمیں کام کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اوپر ہمیں جو ہے وہ تشدد بام کرنا چاہیے، اس میں امریکی اسلحہ شامل تھا، ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے کہ جناب ہمارے ملک میں آپ کے لیے آپ کا اسلحہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، ہمارے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور ابھی یہ جو آئی ایس پی آر میں جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے irrefutable ایویڈنس جو ہے وہ دیا ہے، ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں، اس کو ہم کب جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے جائیں گے؟ کب ہم جو ہے ڈپلومیٹس کو، ہمیں تو چاہیے کہ روزانہ سفارتکاروں کو بلا کے بریفنگ دے رہے ہوں، صبح سے لے کے رات تک کے ہم بتا رہے ہوں کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، اور یہ پاکستان کا موقف ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن اس طرح کی چیز ہم دیکھ نہیں رہے، اور سارا کام جو ہے وہ فوج کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، حکومت کو اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے ان کو عملی طور پر کوئی کام نظر آنا چاہیے۔ یہ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے یا پریس کانفرنس کر کے جو ہے یہ بات جو ہے یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ اپنی ذمہ داری کا مکمل طریقہ نہیں ہے۔ حکومت شوڈ ایکٹ لائک اے گورنمنٹ،
दे शुड नॉट एक्ट लाइक ए जस्ट ये वो बैठे हुए हैं और बस खामोशी से, उन्होंने अवाम के अंदर जाना चाहिए, रोजाना अवाम के हवाले से जो है उनको शऊर देना चाहिए, बिठाना चाहिए, काउंटर जो है वो प्लान्स बनाने चाहिए। हमें फौजी प्लान तो नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें ये प्लान जो हुकूमती प्लान है, सियासी प्लान है, हमें सिफारती प्लान है, हमें जो इसके अलावा हिफाजत के हवाले से जो प्लान है, मेडिकल की कोई उसमें है, वो प्लान किधर है इस टाइम पे? यकीनन उन प्लान्स पे भी काम करना चाहिए और हुकूमत का भी कोई काम बनता है कि सारा काम फौज पर छोड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि अपने खुद भी कुछ प्लान्स करें और अपनी खुद जो आवाज़ उठानी चाहिए पाकिस्तान में और सिफारती सतह पर वो भी यकीनन उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने एक और जो वेपन है उसमें इजाफा कर दिया है, पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है कि दुश्मन की जानिब से अगर किसी भी कोई गलती की जाती है तो पाकिस्तान पूरी अपनी ताकत से, पूरे जोर से जवाब देगा। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।